हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो मेरे दोस्त, मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ 2017 का पीवाईक्यू। ऑलरेडी मेरे भाई मैंने आपको करवा दिया है 2016 का पीवाईक्यू और उसका मैंने पीडीएफ भी आपको शेयर कर दिया है टेलीग्राम पे। अगर अब तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकें फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन देखेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2017 में, वह है लिम्फ वेसल्स फाइनली ओपन इनटू। क्या पूछा है मेरे भाई, ध्यान रखना इस वर्ड को, ओपन इनटू बताएंगे। जो लिम्फ वेसल से होता है ये कहाँ पर ओपन होता है? तो क्या लार्ज लिम्फ नोड में होता है या लार्जर आर्टरीज में होता है या लार्जर वेन में होता है? तो सबसे पहले देखो एक एक ऑप्शन को यहाँ पे समझते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पे जो लिम्फ का होता है, लिम्फ का फिल्टर कहाँ पे होता है, फिल्ट्रेशन है ना, फिल्टर कहाँ पे होता है? तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलते हैं आप लिम्फ नोड। अगर यहाँ पे पूछा लिम्फ जो होता है उसका फिल्टर कहाँ पे होता है तो आप क्या बोलते हैं? लिम्फ नोड में होता है। ठीक, तो ये तो होगा नहीं। और देखो इसका आर्टरी से कोई भी लेना देना नहीं होता है, तो इसलिए कभी भी अगर लिम्फ से क्वेश्चन रिलेटेड आपको एग्जाम में देखने को मिले तो आप आर्टरीज को कट कर देना पहले, है ना। इसका जो हार्ट वगैरह पढ़ेंगे, जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम इसका कोई वर्क नहीं होता है और मेन इसका जो वर्क होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है। हमने भाई लार्जर वेन, बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है लार्जर वेन में ही इसका क्या होता है? ओपन होता है। यहाँ पे देखो मान के चलते हैं यहाँ पर लिम्फ वेसल से जा रहा है, यहाँ पे क्या है? एक लिम्फ नोड है। ठीक, यहाँ पे आया मेरे भाई, यहाँ पे इसका फिल्ट्रेशन वगैरह हो गया, जो जो चीज़ की ज़रूरत था, फिर इसको आगे आगे पास कर देता है। आगे पे पास करता है, मान लेते हैं यहाँ पे आपका ये क्या, ये आगे आपका लार्जर वेन है, ये यहाँ पे जाके ओपन हो जाता है। फिर यहाँ पे मिक्स होने के बाद क्या होता है मेरे भाई, आपके ब्लड में, ये ब्लड में मिक्स हो जाता है। ठीक है, यहीं पे लार्जर वेन में ओपन होता है, देन ये ब्लड में ये मिक्स होता है। समझ में आया? आइए अब देखते हैं मेरे भाई, आपसे पूछा गया लिम्फाइड ऑर्गेन। तो लिम्फाइड ऑर्गेन के लिए मैं आपको दो एग्जांपल लिख के दे रहा हूँ और मेरे दोस्त इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। ये दोनों एग्जांपल आपके एग्जाम में पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। आपसे पूछा जाता, बताएंगे स्प्लीन किस चीज़ का एग्जाम्पल है, कैसा ऑर्गेन है ये? जो स्प्लीन होता है मेरे भाई, ये आपका लिम्फाइड ऑर्गेन होता है। उसी टाइप से एक एग्जाम्पल और आपको पता होना चाहिए, जो थाइमस होता है ना, थाइमस ग्लैंड आपने पढ़ा होगा, तो ये भी आपका किस किस कैटेगरी में आता है? ये भी आपका लिम्फाइड ऑर्गेन के कैटेगरी में आता है। और मेरे दोस्त इसका जो मेन काम होता है, ये प्रोड्यूस करता है क्या चीज़ को? ये प्रोड्यूस करता है इम्यून सेल को। इम्यून सेल जो होता है ना हमारे बॉडी के अंदर, उसको ये प्रोड्यूस करता है। तो और इम्यून सेल का क्या काम होता है मेरे भाई? बॉडी का इम्यूनिटी को बढ़ाता है ना। से पूछा जाता है कि बताएंगे बॉडी का इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इसमें से कौन सा ऑर्गेन हेल्पफुल है? आप क्या बोलेंगे? लिम्फाइड ऑर्गेन है। लिम्फाइड ऑर्गेन का हमें एग्जांपल दो, आप क्या बोलेंगे? स्प्लीनोथाइमस जो है ये लिम्फाइड ऑर्गेन है। ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये इम्यून सेल प्रोड्यूस करता है। इम्यून सेल का क्या काम होता है? ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है हमारे बॉडी के अंदर। समझ में आया ना? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बच्चे इसमें बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं, वैक्यूम लगा देते हैं इसका आंसर। आप भी वही सोच रहे होंगे। जो वेस्ट प्रोडक्ट है मेरे दोस्त, जैसे रेजिन एंड गम्स आपसे पूछा गया, बताएंगे ये कहाँ पर स्टोर होता है? क्या ये वैक्यूल में होता है या ओल्ड जाइलम में होता है या ओल्ड फ्लेम में होता है या गोल्जी बॉडी में होता है? तो आप मेरे भाई समझ में आपको आना चाहिए, ये जो होता है स्टोर होता है ये आपका ओल्ड जाइलम में होता है। ओल्ड जाइलम में होता है क्योंकि मेरे भाई ओल्ड जाइलम जो होता है, इसको हम देखो इसी को नोन एज, इसको दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? हार्टवुड। इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? कहा इसको और क्या कहा जाता है? हार्टवुड जो होता है ना, इसी को कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है डायरेक्ट इसमें से, बताओ हार्टवुड का एग्जांपल इसमें से कौन सा? आप क्या बोलेंगे? ओल्ड जाइलम है। अब बोलेंगे सर हमने तो वैक्यूल पढ़ा है। हाँ बिल्कुल मेरे भाई, वैक्यूल में भी स्टोर होता है, नो डाउट। वैक्यूल में जो स्टोर होता है ये आपका सेल सेप हो गया, है ना, सेल सेप हो गया। और आप इसमें बोल सकते हैं कि जैसे कि पिगमेंट वगैरह बोल सकते हैं, कोई सा भी पिगमेंट वगैरह इसके अंदर स्टोर हो जाता है, ये सारा चीज़ इसके अंदर स्टोर होता है। लेकिन स्पेशली रेजिन और गम से अगर आपको आपसे पूछ लिया जाए, आप कभी भी नहीं बोलेंगे कि वैक्यूल में कभी स्टोर नहीं होता है। और एक याद रखना, इसका जो वैक्यूल का जो आउटर लेयर होता है उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट, है ना, टोनोप्लास्ट। ये भी आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, जैसे आपका वैक्यूल हो गया, है ना, ये जो लेयर होता है मेरे भाई इसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। और मेरे भाई फ्लोएम का जो मेन काम होता है, चाहे वो ओल्ड फ्लोएम बोल दे या सिर्फ फ्लोएम बोल दे, इसका एक ही काम होता है, इसको फूड को ट्रांसपोर्ट करना। इसका काम क्या होता है? फूड ट्रांसपोर्ट करना, फूड ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है। अब देखो गोल्जी बॉडी, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गोल्जी बॉडी का दो फंक्शन मैं लिख रहा हूँ, आप याद रखिएगा। इसका दो फंक्शन होता है, एक फंक्शन होता है मॉडिफिकेशन, एक फंक्शन क्या होता है? मॉडिफिकेशन। आपसे पूछा जाता है, बताएंगे इसमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है, या कौन सा सेल ऑर्गेनेल ऐसा होता है जो पैकेजिंग में हेल्प करता है ना।
अगर ये दोनों पूछा जाए और पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन किसका, प्रोटीन का, तो आपसे क्या पूछा जाएगा, बताएंगे प्रोटीन का मॉडिफिकेशन इसमें से कौन सा सेल ऑर्गेन करता है, आप क्या बोलोगे, गोल्जी बॉडी। प्रोटीन का पैकेजिंग कौन सा सेल करता है, पैक कौन करता है उसको, आप क्या बोलेंगे, गोल्जी बॉडी। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन मेरे भाई न जाने आपके एग्जाम में कितने बार पूछे गए हैं, तो इसीलिए मेरा आपसे एक ही सजेशन होगा, इसमें आप ट्रिपल चौ जितना भी दिल करे उतना स्टार आप लगा कर रख सकते हैं। तो ये देखो 2016 में पूछा गया, 2017 में, फिर भी और भी ईयर में से पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूछ रहा है, बताओ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम हार्ट, जो दिल होता है ना, दिल बन जा भाई, हाँ, ये दिल जो होता है, इसमें पूछा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कौन आता है दिल की तरफ, लेकर कौन आता है, लेकर जाने की बात नहीं, कम इन हार्ट है ना, वो भी कैसा ब्लड होना चाहिए, आपको पता है हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आता है, दोनों आता है। लेकिन आपसे पूछा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कौन आता है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन न जाने कितने बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं इससे रिलेटेड आपको देखो यहाँ पे कंसेप्ट लिख कर आया हूँ, ये कंसेप्ट है आपके लिए। तो ये जितने भी चीज लिखे हुए हैं ये सारे आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, और इससे भी देखना आपका क्वेश्चन कितना बेहतरीन तरह से आपका कंसेप्ट बूस्ट होता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इससे आप अच्छे से समझ लीजिए, उसका इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना। देखो ये मैंने हार्ट का स्ट्रक्चर बनाया है सिंपल वे में, जैसे हार्ट तो होता है इस तरीके से हम सब जानते हैं, लेकिन ये आपको समझाने के लिए, हार्ट का स्ट्रक्चर किसके लिए है, आपको समझाने के लिए। सबसे पहले आपको क्या पता है कि हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, ये देखो चैम्बर नंबर 1, चैम्बर नंबर 2, चैम्बर नंबर 3 एंड चैम्बर नंबर 4, 4 चैम्बर हो गए। और ऊपर वाले चैम्बर आपसे पूछा जाता है कि जो हार्ट का जो ऊपर वाला चैम्बर होता है उसको हम क्या कहते हैं, आप क्या बोलेंगे उसको, और आपका जो नीचे वाला चैम्बर होता है उसको आप क्या बोलेंगे। जो ऊपर वाला चैम्बर होता है उसको हमेशा हमेशा एट्रियम बोलते हैं, देखो ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम। उसी टाइप से जो नीचे वाला चैम्बर होता है उसको हम वेंट्रिकल कहते हैं, जो ये लेफ्ट राइट वेंट्रिकल और यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ में आया, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, ह्यूमन हार्ट की बात हो रही है, 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले दोनों चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले दोनों चैम्बर को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, वेंट्रिकल बोलते हैं। तो ये दो चीज क्लियर हुए। अब देखो मेरे भाई, जो इसका जो ऊपर वाला हट होता है, तो ऊपर वाला जो चैम्बर होता है यही ब्लड को रिसीव करता है। आपसे पूछा जाता है, बताएंगे ब्लड को रिसीव कौन सा चैम्बर करता है, ऊपर वाला कि नीचे वाला, एट्रियम के वेंट्रिकल, आप क्या बोलेंगे, जो ऊपर वाला चैम्बर होता है वो रिसीव करता है ब्लड को। ठीक, ये तो यहाँ तक तो नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन आपसे क्या पूछता है कि भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड बताएंगे कौन सा चैम्बर रिसीव करता है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा चैम्बर रिसीव कर रहा है, यहाँ पे देखो क्या है, ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम। तो आपसे अगर पूछ ले कभी भी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा चैम्बर रिसीव करता है, तो आप क्या बोलोगे, लेफ्ट एट्रियम जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर कौन आता है, ये जो ना ये देख रहे हो, इसी का नाम है क्या, पल्मोनरी वेन। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कौन आता है हेड की तरफ, आप क्या बोलोगे, पल्मोनरी वेन बोलोगे। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है, पूछा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स इन हार्ट, है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर आ रहा था, क्या बोलोगे जल्दी से आप खुद बताओ, क्या वो आर्टरी होगा, ना भाई, ये होगा पल्मोनरी वेन। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका बी, इसका बिल्कुल है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये तो ऑक्सीजनेट है। आपसे क्या पता, को लोग आपसे पूछ ले कि बताओ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर कौन लेकर आता है और कहाँ पे आता है। देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कौन आता है, वेना कावा जो होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन पूछता है, बताओ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के कौन से चैम्बर में आता है, जाने के बाद नहीं आता है, आप क्या बोलेंगे, जो राइट एट्रियम है उसके अंदर आता है। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे एक आता पल्मोनरी आर्टरी, देखो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आया है ना, उसके बाद अब आ गया ये राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से अब इसको बाहर जाना है। तो जो पल्मोनरी आर्टरी होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेकर जाता है कहाँ पे, लंग्स में। उसी टाइप से यहाँ पे देखेंगे अयोटा जो होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाता है कहाँ पे, मतलब हार्ट से लेकर जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे बॉडी के अंदर। तो चारों पार्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कि अगर देखो अब मैं एक बार समराइज कर देता हूँ, अगर आप जो भी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए हैं तो एक बार बस सुन लो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आपसे पूछा जाता है पल्मोनरी वेन क्या करता है मेरे भाई, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में। वेना कावा क्या करता है मेरे भाई, चलो एक तरफ से देखो, पल्मोनरी वेन पूछे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है लेफ्ट एट्रियम में, और अयोटा जो होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है, हार्ट से लेकर जाता है कहाँ पे, हमारे बॉडी में। ठीक,
आएंगे वेना कावा। जो वेना कावा होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है हार्ट में लेकर आता है। वही पल्मोनरी आर्टरी जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है, हमारे हार्ट से लेकर जाता है, कहाँ लेकर जाता है, लंग्स में लेकर जाता है। ये अच्छे से इसको आप डायग्राम बना लेना, अगर समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको फिर से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। बेहतरीन सा क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि इसमें बताएंगे, आप इसको सीक्वेंस से मैनेज करने के लिए पूछा गया है। इसके लिए भी देखो एक मैं डायग्राम लेकर आया हूँ। इसमें देखो आपका न्यूरॉन का सारा खेल है। न्यूरॉन देखो न्यूरॉन जो होता है इसका जो ये वाला पोर्शन देख रहे हो, निकला निकला हुआ पोर्शन है, इसको कहते हैं डेंड्राइट कहते हैं। और इसका जो ये मेन पोर्शन है जो इसका होता है, इसको बोट सेल बॉडी कहते हैं या इसी को सोमा कहते हैं। अब बाकी इसमें एक लंबा सा जो देख रहे हैं इसको हम कहते हैं एक्सोन, ये पूरा को हम एक्सोन कहते हैं। बस ये 3 पॉइंट अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं 3 पे डिस्कस करूंगा। और यहाँ पे एक होता है साइनेप्टिक नोड, है ना, यहाँ पे साइनेप्टिक नोड्स होते हैं। आपसे देखो यहाँ पे पूछा है, आप देखो अब डेंड्राइट के इसमें क्या काम होता है, एक एक चीज को जरा सा यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं जरा अच्छे तरीके से। जो डेंड्राइट होता है मेरे भाई, ये क्या करता है, ये रिसीव करता है किसको, जो भी आपका सिग्नल होता है ना उसको रिसीव करता है, ये रिसीव करता है सिग्नल को। और उससे देखो ये रिसीव क्या, ध्यान रखिए, बस इसको याद कर लीजिए, रिसीव जो भी सिग्नल होता है उसको रिसीव कौन करेगा, उसको रिसीव करेगा डेंड्राइट। डेंड्राइट जैसे रिसीव करता है फिर उसको ट्रांसफर कर देता है कहाँ पे, सेल बॉडी में, उसको ट्रांसफर कहाँ कर देता है, सेल बॉडी में। फिर सेल बॉडी क्या करता है, उसको एक्सोन में ट्रांसफर कर देता है। मतलब ये कि ये जो निकला हुआ पोर्शन है ये कोई भी सिग्नल को रिसीव करेगा, फिर ये सिग्नल सेल बॉडी में आएगी, सेल बॉडी में आने के बाद फिर एक्सोन के थ्रू होते ये साइनेप्टिक नोड के थ्रू फिर दूसरा नर्व में जाएगा। मतलब ये एक सीक्वेंस से क्या हुआ, सबसे पहले कौन रिसीव किया, डेंड्राइट रिसीव किया, उसके बाद कहाँ गया, सेल बॉडी में गया, उसके बाद कहाँ गया, एक्सोन में गया, एक्सोन के बाद कहाँ गया आपका, फिर वहां दूसरे न्यूरॉन में जाके ये मिक्स हो जाता है। तो भाई आपसे सीक्वेंस से पूछा है कि जो इंपल्स होता है बताएंगे वो कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रहा है। इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम डेंड्राइट टू सेल बॉडी, क्या देखो यहाँ पे फ्रॉम डेंड्राइट टू सेल बॉडी, बिल्कुल भाई यहाँ देखो पहले यहाँ आया उसके बाद फिर सेल बॉडी में आया, तो बिल्कुल भाई हमारा जो फर्स्ट आंसर है यही करेक्ट आंसर है। सेकंड ऑप्शन देखो क्या है, इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम एक्सोन टू सेल बॉडी, क्या ये एक्सोन से सेल बॉडी में जाता है, ऐसे ऐसे नहीं जाता, ये ऐसे नहीं जाता, ये तो ऐसे जाता है सिग्नल, है ना। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन पर गलत हो गया। क्या है, इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम डेंड्राइट टू साइनेप्सिस, जो डेंड्राइट से डायरेक्ट यहाँ जाता नहीं भाई, डेंड्राइट से पहले सेल बॉडी में जाता है, उसके बाद एक्सोन में जाता है, देन आपका जाता है, देखो यहाँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका डी से भी लिख दूँ कोई दिक्कत नहीं, आप तो समझ गए होंगे। देखो डेंड्राइट में जाता है, उसके बाद फिर सेल बॉडी सी भी लिख देता हूँ, उसके बाद फिर आपका एक्सोन में जाता है, देन ये आपका साइनेप्सिस में जाता है। ये आपका एक सीक्वेंस होता है, इसको याद कर लेना। बिल्कुल ये भी फिर आपका गलत हो गया है। इसमें क्या है, फोर्थ देखोगे, इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम एक्सोन टू डेंड्राइट, क्या ये एक्सोन से डेंड्राइट में जाता ना भैया, ये भी उल्टा बोल रहे हो, तो ये सारा गलत है। तो ये सीक्वेंस याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 5, जो थाइमस ग्लैंड बताएंगे कहाँ पर प्रेजेंट होता है। जो थाइमस ग्लैंड है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो आपको ध्यान रखिएगा, ये इनसाइड द थायराइड नहीं होता है, ये अबव द ट्रेकिया होता है, अबव द ट्रेकिया होता है, ध्यान रखना है जी। और मेरे दोस्त तो एक और यहाँ पे मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इनसाइड द थायराइड जो ऐसा इसमें कुछ होता नहीं है ना, इनसाइड द थायराइड के अंदर कुछ ऐसे ग्लैंड नहीं होते हैं। और ऑन द किडनी, अच्छा किडनी के ऊपर कौन सा, हाँ यही मैं सोच रहा था कहाँ पे, देखो ऑन द किडनी अगर पूछा जाए, जैसे देखो थाइमस ग्लैंड कहाँ पे, अबव द ट्रेकिया है, या अगर आपसे पूछा अपर चेस्ट, यहाँ पे अगर ऑप्शन होता है क्या, अपर चेस्ट, जो अगर ये भी ऑप्शन होता है ना अपर चेस्ट, ठीक है, मतलब चेस्ट वाले रीजन में होता है, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और मेरे भाई जो किडनी होता है, ये जो आपका यहाँ किडनी के ऑन द किडनी में जो प्रेजेंट होता है, बताएंगे कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, यहाँ पे जल्दी से बोलो मेरे लिखने से पहले। यहाँ पे होता है एड्रेनल ग्लैंड होता है, यहाँ पे कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, बस अभी नाम याद कर लो, बाकी इसका हार्मोन्स वगैरह भी क्वेश्चन है, मैं आपको वहां पे सारी चीज क्लियर करता हुआ जाऊंगा। और देखो इनसाइड द एड्रिनल ग्लैंड, क्या एड्रिनल ग्लैंड के अंदर कोई ग्लैंड होता ना भैया, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, तो ये भी कुछ नहीं, ये भी कुछ नहीं। दो चीज याद रखना है, एबव द ट्रेकिया या अपर चेस्ट में कौन सा ग्लैंड होता है, थाइमस ग्लैंड होता है, और किडनी के ऊपर कौन सा ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा गया है जो कॉपर TIUD प्लेस्ड इनटू, बताएंगे ये कहाँ पर प्लेस्ड किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सबसे पहले किसके अंदर प्लेस्ड किया जाता है ये फीमेल के अंदर प्लेस्ड किया जाता है ना, फीमेल बॉडी के अंदर ये प्लेस्ड किया जाता है। और ये प्लेस्ड क्यों किया जाता है, ताकि ये प्रेगनेंसी जो होता है उसको प्रिवेंट कर सके, जो प्रेगनेंसी होता है प्रिवेंट है, ध्यान रखिएगा, प्रिवेंट प्रेगनेंसी। आपसे पूछा जा सकता है कि मुझे बताएंगे ये कॉपर
STIUD हम क्यों इसको प्लेस्ड करते हैं किसी फीमेल के बॉडी में? आप क्या बोलेंगे? ये ताकि वो फीमेल प्रेग्नेंट ना हो, उसको मतलब उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ये चीज़ करते हैं, ठीक है? और मेरे दोस्त एक चीज़ ध्यान रखना इसमें, ये हमेशा जो इंसर्ट किया जाता है, ये आपका जो इंसर्ट किया जाता है, ये यूटेरस में किया जाता है। ये कहाँ पे किया जाता है? यूटेरस में इसको इंसर्ट किया जाता है। ये 3-4 पॉइंट इससे रिलेटेड आप याद रखिएगा। ध्यान रखना और मुझे बताओगे कि इसका IUT का फुल फॉर्म क्या है? ये आपके लिए होमवर्क है, तो ये होमवर्क है, IUT का फुल फॉर्म हमें कमेंट कीजिए आप। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल न बिल्कुल करेक्ट है। और मैंने आपको बताया कि जो कॉपर IUT है ये फीमेल के अंदर इंसर्ट किया था। जो वाज डिफरेंस क्या फीमेल के अंदर होता है? ना भैया, ये तो मेल ऑर्गन है, इसको कट कर दो। फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है? फेलोपियन ट्यूब में भी ऐसा कुछ नहीं होता है। फेलोपियन ट्यूब में लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, फेलोपियन ट्यूब में जो होता है, आपको बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन बताएँगे वो कहाँ पर होता है? वो फेलोपियन ट्यूब में होता है। सर्विक्स में क्या होता है? जो इंसर्ट किया दिया सर्विक्स के थ्रू पास होता है, लेकिन यहाँ पे इंसर्ट नहीं किया जाता है, ठीक है? ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका बेहतरीन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है प्लूम्यूल डेवलपमेंट। जो प्लूम्यूल होता है वो बताएंगे वो किसमें डेवलप हो जाता है, प्लूम्यूल से क्या बनता है, यही आपसे पूछा गया है। कोई दिक्कत है किसी को? कोई परेशानी है? कोई दिक्कत परेशानी मेरे ख्याल से तो नहीं होगा। देखो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, जो प्लूम्यूल्स होता है उससे बनता है हमारा सूट। देखो यह ध्यान रखना है, प्लूम्यूल जो होता है वो किससे मतलब कि वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? वो सूट में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, आपसे प्लूम्यूल पूछ लिया है, आपसे पूछा ये भी जा सकता है ना कि जो रेडिकल है बताएंगे उससे क्या बनता है? तो रेडिकल, रेडिकल अगर यहाँ पे रेडिकल होता है तो रेडिकल से बनता है आपका रूट वाला पोर्शन, लेकिन आपका जो प्लूम्यूल होता है मेरे दोस्त, प्लूम्यूल उससे बनता है आपका शूट वाला पोर्शन। सो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर रेडिकल होता तो फिर आप क्या बोलते हैं मेरे भाई? फिर आप रूट बोलते। आप मुझे ये बताएंगे फ्रूट जो होता है वो किससे डेवलप होता है? फ्रूट किससे बनता है? फ्रूट किससे बनता है? फ्रूट किससे बनता है? ये भी क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में पूछने की पॉसिबिलिटी है ना? बिल्कुल है सर, तो याद रखना है, ये भी मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। जो आपको ओवेरी होता है ना, ओवेरी है ना, प्लांट है, केस में जो ओवेरी होता है उससे बनता है हमारा फ्रूट बनता है, ठीक है? कब बनता है ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, उससे पहले नहीं बनता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। समझ में आया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आसान सा क्वेश्चन है, बताएंगे जो CFC होता है, ये बताएंगे कि ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है। तो CFC का मुझे आप फुल फॉर्म बता दो, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लिख दूंगी या ये भी होमवर्क दे देता हूँ? चलो लिख देता हूँ। इसका होता है फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका ये फुल फॉर्म होता है, आसान से याद रखना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पूछा ये कहाँ से, अच्छा नोट है भैया, देखो मैंने खुद छोड़ दिया, इसका कहाँ से प्रोड्यूस नहीं होता है? नहीं होता है। क्या मुझे बताएंगे रेफ्रिजरेटर से प्रोड्यूस होता है? बिल्कुल भाई, रेफ्रिजरेटर से तो बहुत ज्यादा ही प्रोड्यूस होता है, इससे होता है प्रोड्यूस, तो ये आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। फायर एक्सटिंग्विशर से भी होता है, मतलब कि इससे भी होता है, इससे भी होता है। और प्रोडक्शन ऑफ DDT, क्या DDT से बनता है? ना भाई, DD से ऐसा कुछ नहीं बनता। सो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका जो 9 है, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। जब मैं आपको 2016 का क्वेश्चन करवा रहा था, मैं आपको बोला था भाई ये फुल फॉर्म आपके एग्जाम में दोबारा देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल देखो 2017 में फिर आपसे पूछ लिया गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, UNEF का मुझे फुल फॉर्म बता दीजिए, तो इसको याद रख लीजिएगा। यूनाइटेड नेशन, क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाकी इसके बारे में और आप क्या क्या जानते हो, आप चाहो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं बेहतरीन सा क्वेश्चन है, व्हाई गेट्स एक्स क्रोमोसोम। अच्छा क्वेश्चन है, इसका देखो मैं आपको कंसेप्ट अभी कभी क्लियर कर देता हूँ। जो बॉय के पास जो एक्स क्रोमोसोम आता है वो कहाँ से आता है, यही आपसे पूछा गया है। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं अच्छी तरीके से। देखो इसमें आपको कंसेप्ट आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे हमेशा। देखो एक होता है मेल बॉडी, दूसरा होता है फीमेल बॉडी। आपको पता है मेल बॉडी के अंदर जो होता है XY क्रोमोसोम होता है ना। इसको जरा सा सर्किल में कर दें ताकि थोड़ा डिफरेंट नजर आए, पता चला कि पूरा सेम सेम ही नजर आएंगे, नहीं तो मेरे दोस्त समझ में आ रहा है ये सारी चीज। अगर आपको अच्छा लग रहा है भाई वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से प्लीज जरूर शेयर करा दो। मेल बॉडी में होता है XY क्रोमोसोम। मेल बॉडी में क्या होता है? XY क्रोमोसोम होता है। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। मेल बॉडी में बताएं कौन कौन सा क्रोमोसोम होता है? हमेशा XY क्रोमोसोम जो होता है मेल बॉडी में होता है, और फीमेल में सिर्फ XX क्रोमोसोम होता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब ये दोनों जब आपस में मिलते हैं
तो ये क्या होता है फर्टिलाइजेशन। तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है जल्दी से बताऊंगा, चलो लिख देता हूँ यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। कंसेप्ट समझा रहा हूँ, इसे अच्छे से आप समझ लेना। और फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, फिलिपियन ट्यूब में, ऑलरेडी मैंने बता रखा है। देखो फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके बाद क्या बनता है, जायगोट बनता है। अब यही डिसाइड करेगा कि मेरे भाई अब इस जायगोट में बताएंगे कि कौन कौन सा क्रोमोजोम आया है, इस जायगोट में कौन सा क्रोमोजोम आया है। हो सकता है इसमें देखो एक्स वाई क्रोमोजोम है तो दोनों में से कोई एक क्रोमोजोम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा और एक्स एक्स में से कोई एक ही यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है। मान लेते हैं इस बार यहाँ से आया है एक्स क्रोमोजोम और यहाँ से भी एक्स क्रोमोजोम आया, मतलब यहाँ से भी एक्स आया है और यहाँ से भी एक्स क्रोमोजोम आया था, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स एक्स क्रोमोजोम मतलब आया है इस बार। और सेकेंड टाइम से मान लेते हैं कि इस बार यहाँ से जो फादर के केस में, मेल के केस में यहाँ से वाई क्रोमोजोम आ गया है और फीमेल के केस में यहाँ से एक्स क्रोमोजोम आया है। तो यहाँ जायगोट में इस बार क्या होगा, इस बार एक्स वाई होगा। और एक चीज ध्यान रखिए यहाँ पे, अगर किसी भी जायगोट में एक्स एक्स क्रोमोसोम आता है तो वो फिर कौन सा बेबी बनेगा, बॉय या गर्ल। ध्यान रखिएगा एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है तो ये बनते हैं गर्ल, ठीक है। और एक्स वाई क्रोमोसोम होता था, यहाँ पे किसी का फॉर्मेशन बॉयज का फॉर्मेशन होता है। ये सारा कंसेप्ट है, अच्छे से याद कर लेना ये सारी चीजें। अब आते हैं क्वेश्चन में, आपसे पूछा है जो बॉय होता है इसमें एक्स क्रोमोसोम कहाँ से, देखो ये बॉय है, बॉय में ये एक्स क्रोमोसोम कहाँ से आया, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बॉय में ये एक्स क्रोमोसोम कहाँ से आया। इसमें देखो वाई, इसमें एक्स और वाई दोनों आता है तो वाई देखो इसी पे वाई यहीं पे है ना, तो वाई तो मतलब कि मेरे मतलब वाई जो है ये फीमेल मेल से आया होगा, वाई कहाँ से आया, मेल से आया होगा। लेकिन ये एक्स क्रोमोसोम कहाँ से आया होगा, बस जल्दी बताएंगे, फीमेल बॉडी से आया होगा। मतलब ऑप्शन की कोड यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, मदर से। तो मदर से जो आता है यहाँ से हमेशा ध्यान रखना, मदर से ऑलवेज ऑलवेज, चाहे वो बॉय का केस हो चाहे वो गर्ल्स का केस हो, ऑलवेज एक्स क्रोमोसोम आता है किसमें, बोथ बॉय एंड गर्ल, बॉय एंड गर्ल दोनों के अंदर। लेकिन जो फादर होता है इसके अंदर याद रखिएगा, ये मैं आपको यहाँ भी कंसेप्ट लिख देता हूँ ताकि आप कभी भूले ही नहीं, क्वेश्चन आते हैं इससे। फादर के केस में जो बॉय होता है उसके अंदर जो वाई क्रोमोसोम होता है वो कहाँ से आता है, वो फादर के केस में होता है। गर्ल जो होती है उसके अंदर जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो कहाँ से आता है, वो आता है आपका मदर से, फादर से आता है। तो सिंपल सी बात है, सिर्फ वाई डिफरेंट करता है। और एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन एक और आपसे पूछा जाता है, मुझे बताएंगे ये जो गर्ल है ये जो बॉय है ये कौन डिसाइड करता है, क्या ये मेल डिसाइड करती है या फीमेल। तो ध्यान रखिएगा हमेशा ना हमेशा डिसाइड कौन कहाँ से होता है मेरे भाई, ये हमेशा हमेशा मेल बॉडी से डिसाइड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आसान सा क्वेश्चन है, बाइनरी फिजन डज नॉट अकर इन, जो बाइनरी फिजन होता है वो कहाँ कहाँ पे अकर नहीं होता है। क्या एम्यूबा के अंदर होता है, बिल्कुल भाई एम्यूबा के अंदर भी होता है जिसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। लिस्मानिया के अंदर होता है, बिल्कुल भाई लिस्मानिया जो होता है ये एक प्रोटोजोआ होता है, ये कैसा होता है, प्रोटोजोआ होता है, जिसके अंदर आप क्या बोल सकते हैं, इसके अंदर होता है मल्टी फिजन है ना, मल्टी फिजन होता है इसके, मल्टीपल फिजन होता है, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं फिजन हो रहा है, स्पायोग्राफ के अंदर नहीं होता था। तो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर, इसका जो है करेक्ट आंसर आपका सी चला जाएगा। बैक्टीरिया के अंदर तो भाई बिल्कुल बाइनरी फिजन से ही होता है बैक्टीरिया के अंदर। आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 12, ये भी आपको याद करने वाला क्वेश्चन है। क्या है, गंगा एक्शन प्लान बताएंगे स्टार्ट कब हुआ था। आसान से क्वेश्चन, कब हुआ था मेरे भाई, 1985 में हुआ था। गंगा एक्शन प्लान कब स्टार्ट हुआ था, 1985 में स्टार्ट हुआ था। चलिए देखते हैं इसको, देखो शॉर्ट फॉर्म में गंगा एक्शन प्लान को क्या कहा जाता है, ये याद कर लीजिएगा भाई, आपसे एग्जाम में देखो अभी फुल फॉर्म पूछा था, इसी को शॉर्ट में जीएपी भी कहा जाता है। आपसे कल होकर पूछ सकता है, मुझे बताएंगे जीएपी का फुल फॉर्म बताओ, क्या बोलोगे, गंगा एक्शन प्लान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आसान सा क्वेश्चन फिर से है। इस वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बताएं, जो जो इस वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है ये कहाँ पर यूज्ड होता है, क्या ये बिहार में होता है या तमिलनाडु में, उड़ीसा में या केरला में। तो याद रखना ये जो होता है मेरे भाई तमिलनाडु में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कोलिफॉर्म जो होता है वो क्या है, कोलिफॉर्म क्या है, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, ग्रुप ऑफ वायरस है, ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ या हेलमिंथेस है। तो याद रखना ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जो कोलिफॉर्म होता है अगर बहुत ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बहुत सारा बैक्टीरिया अगर एक साथ जमा करके उसको, अगर जैसे यहाँ पे देखो ये है, इसमें बहुत सारा बैक्टीरिया, अगर इसको मैं फिल कर देता हूँ, इसके अंदर सिर्फ बैक्टीरिया बैक्टीरिया और कुछ नहीं है, इसके अंदर सिर्फ क्या है, इसके अंदर सिर्फ बैक्टीरिया आती है। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे हम मेरे भाई क्या, कोलिफॉर्म। सो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत है किसी को, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 15 आसान सा क्वेश्चन फिर से, ये भी आपका इवोल्यूशन चैप्टर से है। होमो सेपियंस बताएंगे मोर कॉमन किसके अंदर है। होमो सेपियंस बताएंगे कि मोर कॉमन किसके अंदर है। क्या चिंपांजी के अंदर है, गोरिल्ला के अंदर है, लंगूर के अंदर है या मंकी के अंदर है। तो याद रखिएगा ये जो मोर कॉमन है मेरे दोस्त वो चिंपांजी के अंदर होता है सबसे ज्यादा कॉमन। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन था। चलिए ये आपको याद करें, इसमें कोई ऐसा कंसेप्ट है नहीं, याद करना ही पड़ेगा इसके लिए मेरे भाई। और आई होप कि जो मैंने कंसेप्ट बताया है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर मेरे भाई वीडियो अगर आपको पसंद आया, जरा सा भी थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल हुआ है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा, खास तौर पर उन बच्चों को जरूर शेयर कीजिएगा जिसको पीवाईक्यू की जरूरत है और जिसको कोचिंग की जरूरत है और उसके पास पैसे नहीं अफोर्ड करने के लिए, तो प्लीज उसे जरूर शेयर कीजिएगा। और ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी, आप चाहो तो मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुख तकलीफ हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे आप लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। अपना ख्याल रखें और अच्छे से बस पढ़ाई करते रहें।